हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो सबसे पहले आज यार लास्ट लेक्चर में एक चीज़ गड़बड़ कर दी थी मैंने जल्दी करने के चक्कर में। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला सवाल। ठीक है, बहुत सारे लोग तुम लोग कंफ्यूज हो गए उसकी वजह से, इसी के लिए मैं ये पूरा का पूरा सवाल फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sec x को t माना था, गड़बड़ कहाँ की थी वो भी बताऊंगा, और हमको पता है sec x कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो ये मैंने लिख लिया था पहले ही। फिर sec x की जगह पे t पुट भी कर दिया था। ठीक है, ये 4 को मैंने बोला था लिख लेना 2 + 2 और अलग अलग कर लेना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था इसका डिनोमिनेटर का इसका रेंज निकालो, तो इसका रेंज निकालने के लिए इसका ग्राफ बनाने बोला था मैंने। तो ग्राफ क्या है था, -1/2 शायद 7/4 था। हाँ, पैराबोला बनाया था, और मैंने गड़बड़ क्या की थी, मैंने रेंज 7/4 से इन्फिनिटी ले लिया था। लेकिन तुम यहाँ देखोगे ध्यान से, तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो दिखनी चाहिए। t की वैल्यू पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ, -∞ से -1, मतलब ये वाला पार्ट हमको लेना है ग्राफ का, और ये वाला पार्ट लेना है 1 से बड़ा वाला, ये वाला पार्ट लेना है, मतलब ये बीच वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है, तो मैं ये हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमको लेना ही नहीं है, जबकि मैंने मिनिमम वैल्यू क्या बोली थी 7/4, वो तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि ग्राफ तो ये वाला पार्ट है। -1 पे वैल्यू क्या देख लेता हूँ, तो -1 रख दिया, -1 रखते ही तुमको मिल जाएगा 2, और 1 रखते ही तुमको मिल जाएगा 4। तो मिनिमम वैल्यू इज 2 और मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो जो मैंने 7/4 लिया था वो एक्चुअली 2 होना चाहिए था। ठीक है, और वही सेम मिनिमम रखेंगे 2 तो मैक्सिमम मिलेगा। 2 रखने में क्या मिल रहा है, 1 + 2/2 दैट इज 2, और मैक्सिमम रखेंगे इन्फिनिटी, 2/∞ 0, 1 + 0 इज 1। ओपन, क्यों ओपन वो भी क्लियर होगा। तो ये करेक्शन है, कर लो यार ये करेक्शन। ठीक है ना, लास्ट क्लास में गड़बड़ कर दी थी मैंने फास्ट करने के चक्कर में, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी तुम लोगों को, ग्राफ पढ़ाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए थे अच्छे। ठीक है, तो क्या करवाया था हम, क्या पढ़े थे हम, वो भी याद होना चाहिए तुम लोगों को। मेनी वन फंक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया था तुम लोगों को, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवा ही दिए हैं। ठीक है ना, आगे भी अपने को क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अपने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ लें उसके बाद। ठीक है ना, तभी सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगी। तो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है ना, वो ए था, देखिए 1 मिनी 1, ये बी है। ये क्या है, ऑनटू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन इनटू फंक्शन। ठीक है ना, क्या होता है वो मैं डेफिनेशन के साथ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने देखते हैं ऑनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑनटू फंक्शन का एक और नाम है, लिख रहा हूं मैं, सर्जेक्टिव मैपिंग फंक्शन। सर्जेक्टिव मैपिंग फंक्शन तुमको याद होना चाहिए, मैंने 1 को नाम दिया था इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है ना, मिनी 1 को कुछ नाम नहीं दिया था, वैसे यहाँ पे ऑनटू को नाम दिया मैंने सर्जेक्टिव। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, अ फंक्शन इज सच दैट, ठीक है, अ फंक्शन इज सच दैट ईच एलिमेंट इन सेट पी। अरे सेट पी को क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए, कोडोमेन। ठीक है ना,
A function is such that each element inside V codomain has some pre-image in set A, ठीक है, domain. Then the function is known as onto function. ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम onto फंक्शन बोलते हैं. तो मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है ये सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है. तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 A4 भी लिख लो. मैं मैपिंग तो करवा देता हूँ, क्या रहेगी मैपिंग एग्जाम्पल के साथ. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको क्या लिखा हुआ है. वो एक फंक्शन जहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट्स, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का इधर कुछ ना कुछ इमेज हो. मतलब याद होगा तुमको मैंने बोला था इधर तो ईच एंड एवरी और यूनिक होना चाहिए तब वो फंक्शन होता है. लेकिन ऑन टू फंक्शन होने के लिए इसके भी सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. मैंने बोला था अगर यहाँ पे छूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है छूट गया तो. लेकिन अगर उसको ऑन टू होना है तो इधर कुछ नहीं छूटना चाहिए. जैसे मैं एग्जाम्पल, ये इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया. तो इस टाइप का फंक्शन क्या हो गया, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे सारे बी के एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ प्री इमेज मुझे मिल गया. जैसे मैं एक नॉट ऑन टू का एग्जांपल देता हूँ, जिसको आगे जाके नाम दे देंगे इनटू. ठीक है, तो अभी तो मैं नॉट ऑन टू ही बोलूंगा. तो यहाँ पे B4 देखो खाली रह गया, सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज नहीं है, तो हम ये बोल देते हैं अभी के लिए नॉट ऑन टू फंक्शन. क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल ही लगा होगा. तो अब यहाँ पे एक दो लाइन लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में. अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूँ डोमेन तो छोड़ो, अगर मैं तुमको कोडोमेन बोलूँ तो याद होगा सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन. तो कोडोमेन आ गया B1 B2 B3. यहाँ पे अगर कोडोमेन बोलूँगा तो सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन. तो कोडोमेन आ गया यहाँ पे B1 B2 B3 B4. अगर मैं रेंज की बात करूँ तो इसका रेंज बोलोगे B1 B2 B3. ठीक है, और इसका रेंज बोलोगे, रेंज तुमको याद होगा, रेंज हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो किसी न किसी के इमेज हो. जैसे B1 B2 B3 इमेज है, तो हम रेंज में B1 B2 B3 को ही लेते थे. याद होना चाहिए, सब पढ़ा दिया है पहले ही, रिलेशन में भी बताया था और फंक्शन में भी बताया था स्टार्टिंग में. तो अब यहाँ पे तुम देखो कोडोमेन B1 B2 B3 और रेंज B1 B2 B3 है. अगर सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज आ गया तो ऑब्वियसली कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे. तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. और इस केस में मैं बोल सकता हूँ, देखो कोडोमेन और रेंज अलग अलग है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज. ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बना के रखा हूँ, मैं तो वही रट्टा मार के रखता हूँ. इफ इन अ फंक्शन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है ना, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, देन इट इज ऑन टू फंक्शन. अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया तो हम उस टाइप के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे. एक एग्जांपल देख लो. ठीक है, ऐसे ही कुछ बता रहा हूँ. एफ ऑफ एक्स सच दैट आर से लेकर आर तक के लिए डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है. तो बताओ ये ऑन टू है कि नहीं है. तो तुमको याद होगा इसको बोलते थे डोमेन, इसको बोलते कोडोमेन. तो कोडोमेन तो मेरा आ गया रियल. ठीक है, अगर कोई मुझे रेंज बोलेगा तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में रहता है. कोडोमेन और रेंज इक्वल है क्या, नहीं है. यहाँ लिख रहा हूँ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू फंक्शन. क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए.
और धीरे धीरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इनटू फंक्शन की डेफिनेशन दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो देखना। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, इफ अ फंक्शन इज not onto then it is into। अगर कोई फंक्शन onto नहीं है तो वो into है। ठीक है ना, या if there exist, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है there exist at least one element in set B codomain which does not have pre-image in set A domain, then it is an into function। क्लियर है? एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं है सेट ए में तो उसको इनटू बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल तुम लोगों को मिल गया। तो मैं थर्ड डेफिनेशन जो मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन करने के लिए, इफ इन अ फंक्शन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन then it is an into function। ठीक है, सबसे काम की चीज़ यही है। रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो हम उसको into बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब पहले तो कुछ बातें सुन लो मेरी, एग्जाम्पल वगैरह तो हो ही गया into का भी, एक दो चीज़ें हैं मैं बोल रहा हूँ वो सब ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज़, कोडोमेन कहाँ से आएगा सर? तो कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन अ क्वेश्चन। कोडोमेन हमेशा सवाल में दे के रहेगा। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया ही रहेगा जिससे तुम कोडोमेन समझ जाओ। ठीक है ना, कोडोमेन सवाल में हमेशा तुमको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट, टू चेक whether a function is into or onto, always find its range। ठीक है, अब हमको अगर किसी फंक्शन का पता करना है कि into है कि onto है तो अपने को क्या करना है, तो सीधा सीधा उसका रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज निकालना ऑब्वियसली होता है थोड़ा टफ। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। तो अगर रेंज निकालना टफ है तो ऑन टू या इनटू पहचानना भी टफ है। तो 1 1 मिनी 1 आसान है, ऑन टू इनटू थोड़ा सा टफ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तुम तो सबसे पहले तो तुम कोडोमेन देख लेना सवाल में। ठीक है, ऑन टू इनटू चेक करने के लिए हमेशा क्या निकालोगे? रेंज निकालोगे। ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया तो इनटू, सॉरी ऑन टू, और नहीं आया तो इनटू। अब नेक्स्ट, इसमें जो काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ सुनो, कि अब तुम एक चीज तो ये समझ लो कि सवाल पे डिपेंड करेगा कि वो इनटू है कि ऑन टू। जैसे मैं कोई, जैसे साइन एक्स है, ठीक है ना, यहीं पे देख लो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। कोई बोलेगा कि बताओ भाई 1 1 है कि मेनी 1 है, तो तुम बोल दोगे मेनी 1 फंक्शन। ठीक है, लेकिन ऑन टू है कि इनटू है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डिसाइड कर पाएंगे? क्योंकि तुम सोच के देखो, अब ये मैंने सवाल का डेटा ही चेंज कर दिया, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। कोडोमेन ये है, और जहाँ तक ये साइन एक्स का रेंज भी यही होता है, तो कोडोमेन और रेंज इस क्वेश्चन में सेम हो गया। ठीक है, सेम हो गया, तो ये तो ऑन टू हो गया, और इसके पहले मैंने यही एग्जाम्पल में इसको इनटू बनाया था। तो ऑन टू है कि इनटू है वो अपने सवाल में चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करके? कोडोमेन। कोडोमेन अगर चेंज कर दिया तो सवाल ऑन टू भी बन जाएगा और सवाल इनटू भी बन सकता है।
ठीक है ना। तो बाय चेंजिंग कोडोमेन in a question we can change the nature of function, ठीक है ना। हम उसका नेचर ही चेंज कर देंगे, ऑन टू को इनटू बना देंगे, इनटू को ऑन टू बना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही 1 1 मेनी 1 के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। 1 1 मेनी 1 के लिए मैं कैसे ये चीज़ बोलूँगा तो वो मैं तुम लोगों को अच्छे से लिख के सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस सिंपल सी चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए कि हमको अगर फंक्शन चेक करना है कि ऑन टू है कि इनटू है, तो हमको उसका डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 1 ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। 1 1 ऑन टू फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज 1 1 ऑन टू फंक्शन को कुछ नाम दिया है अपन, ठीक है। देखो 1 1 इज इंजेक्टिव और ऑन टू इज सर्जेक्टिव। तो हम 1 1 ऑन टू को इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, मैपिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमा, हम इनको और भी 2-3 नाम दिए हैं, वो भी सुन लो, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, हमने इसको एक और नाम दिया है इनवर्टिबल फंक्शन। ये सारे नाम तुम्हारे काम के हैं, क्योंकि ये सारे नाम आईआईटी में किसी न किसी साल में पूछ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था नाम, नॉन सिंगुलर फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब भी तुमको मैं बताऊंगा। सिंगुलर वर्ड तुमने डिटरमिनेंट मैट्राइसेस में पढ़ा होगा, स्वप्निल सर ने बताया होगा, सिंगुलर वर्ड यूज किया होगा, ठीक है। एंड बाई यूनिफॉर्म फंक्शन, ये भी बोलते हैं। ये सारे नाम है इसके, तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, मैपिंग फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, नॉन सिंगुलर फंक्शन, बाई यूनिफॉर्म फंक्शन, ये सब 1 1 ऑन टू फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। 1 1 ऑन टू मतलब जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी, ये क्लियर है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद एक और पॉइंट बना के दूंगा। एफ इज सच दैट है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है मैं बता रहा हूँ, -π/2 से π/2 तक के लिए डिफाइंड है, -1 से 1, ठीक है। फिर f of x इज इक्वल टू sin x, ठीक है। वही अपने को बताना है 1 1 है कि मेनी 1 है, ऑन टू है कि इनटू है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया इसका डोमेन, ठीक है। देखो डोमेन भी सवाल में डिफाइन करके दिया है, और ये हो गया इसका कोडोमेन, रेंज नहीं बोलेगा कोई, कोडोमेन, ठीक है। तो अब sin x का जो हमको ग्राफ हम हर बार इतना जो बनाते हैं पूरा पीक, अब हमको -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में ही बनाना है। उसने पहले ही डिफाइन करके दे दिया है कि इतने के बीच में ही देखना है तुमको। सवाल में जब बोल ही दिया इतने के बीच में देखना है, तो फिर वही देखेंगे। ये -1 ये 1, ठीक है। तो ये बन गया मेरा sin x का ग्राफ। तो यहाँ पे रेंज दिख रहा है मुझे, रेंज है -1 से 1, कोडोमेन -1 से 1, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ से क्लियर हो गया, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊंगा तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब हर अलग x का अलग y आ रहा है, देखो ना इंक्रीजिंग है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 1 भी है, तो मैं बोल दूंगा 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कोई भी नाम दे दो उनमें से जो तुमको देना है। अब यहाँ से एक पॉइंट मेरे को और समझ में आ गया, देखो sin x पहले मेनी 1 था, अब मैंने sin x को क्या बना दिया 1 1।
तो जैसे हम अगर कोडोमेन में चेंजेस करेंगे तो 1 2 into में चेंजेस होते हैं, वैसे अगर हम डोमेन में चेंजेस करेंगे तो 1 1 मेनी वन में भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय चेंजिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन we can change it from 1 1 to many one and vice versa। ठीक है, 1 1 से many one से 1 1 कुछ भी बना सकते हो डोमेन चेंज करके। ठीक है, तो अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, जिसके थ्रू हमको 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू फंक्शन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, चैप्टर वैसे भी एंड पे आने ही वाला है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट f be a 1 1 function with the domain x y z and range 1 2 3। it is given that only one of 3 conditions given below is true। ठीक है, कुछ कंडीशंस में लिख रहा हूँ एंड ये भी लिख देता हूँ, रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। कंडीशन लिख रहा हूँ, f of x is equal to 1, f of y is not equal to 1, f of z is not equal to 2। determine alpha if f of alpha is equal to 1। तो सवाल पढ़ लो अच्छे से। 3 कंडीशन मैंने लिख के दी है, 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही है और बाकी 2 गलत है, कौन सा पता नहीं। तो मैं केसेस बना लेता हूँ। केस 1, f of x is equal to 1 is true, f of y is not equal to 1 false, f of z not equal to 2 false। क्लियर है? तो अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, इक्वल टू वाला ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, इक्वल टू वाला ट्रू होगा। और ये तो ट्रू हमने माना ही है क्वेश्चन में। तो देखो ना, यहाँ पे f ऑफ x का भी 1 आया और f ऑफ y का भी 1 आया। x का भी 1 है, y का भी 1 है। अगर तुम इसको मैपिंग डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, इधर x y z इधर 1 2 3 है, तो x का भी 1 है, y का भी 1 है, z का 2 है। तो ये 1 1 फंक्शन है क्या? सवाल में लिख के था कि 1 1 फंक्शन है क्या? नो। तो ये तो नहीं है, केस 1 तो नहीं है। केस 2 मैंने यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 को मैंने माना फॉल्स, f ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू। यहीं पे लिख देता हूँ, f ऑफ z नॉट इक्वल टू 2 इज फॉल्स। ठीक है, देखो सारे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ले रहा हूँ मैं। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू 2 इज ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो ठीक है, सही है, ट्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको देखूं, f ऑफ x 1 नहीं है, f ऑफ y 1 नहीं है, तो क्या है फिर? तो 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो पहले ही हो गया है। 2 अगर इन दोनों में से कोई बन गया तो फिर से तो 1 मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो ये 1 नहीं है, 2 हो नहीं सकता है, तो एक ही चीज़ बचा, ये भी 3 है और ये भी 3 है।
अब फिर से ये दोनों अगर 3 हो गया तो ये 1 1 फंक्शन नहीं बचा, तो ये जो हमने माना है ये भी गलत है, नो लिख देता हूँ। केस 3, ठीक है। केस 3 में देखो क्या मान रहा हूँ मैं, अभी पहला ट्रू था, फिर दूसरे में दूसरा ट्रू था, अब ये है फॉल्स, ये भी है फॉल्स, और ये है ट्रू। तो देखते हैं ये हो सकता है क्या। तो अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है, एफ ऑफ वाई 1 है तो ट्रू है, ये तो चलो ट्रू है, और ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है, नॉट इक्वल टू 1, ट्रू है। चलो ये तो 1 के इक्वल हो गया, एफ ऑफ वाई 1 के इक्वल आ गया। अब एफ ऑफ जेड अगर 2 के इक्वल नहीं है तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 तो पहले y हो ही गया है, तो क्या होगा z, एफ ऑफ जेड पक्का 3 के इक्वल होगा। एफ ऑफ वाई 1 हो ही गया, तो बचा क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 होगा। तो ये बन गया इसकी मैपिंग, ये हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ पे आ गया 1 2 3, एक्स का 2 से रिश्ता है, y का 1 से, और z का 3 से। हमको पूछा था एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ वाई 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, y। क्लियर है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे अब तुमको कंसेप्चुअल, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने वाले, पहले से पढ़े हुए होने चाहिए, पूरे जो भी कंडीशंस वगैरह लिखाई है सब आनी भी चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं।